हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रांति की शुरुआत, जिसमें हमने यह देखा था कि जो लुई 16 हैं, लुई 16वां हैं, उन्होंने क्या सोचा था कि कर बढ़ा दिया जाए। पर उस समय फ्रांसीसी जो सम्राट था तो वह अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकते थे। उसके लिए उन्हें तीनों स्टेट के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बैठक लेनी होती थी, उनके सामने यह प्रस्ताव रखना पड़ता था। तो उन्होंने यह बैठक ली और तीनों स्टेट के प्रतिनिधियों को उन्होंने इनवाइट किया, बुलाया। पर जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन्होंने राजा के सामने यह शर्त रखी कि प्रत्येक जो यहाँ प्रतिनिधि आया है वह वोट देगा। लेकिन राजा ने उनकी इस जो उन्होंने डिमांड रखी, जो उन्होंने मांग रखी, उस डिमांड को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी इस मांग को नहीं मानेंगे। तो तीसरे स्टेट के लोग क्या किए थे, तीसरे स्टेट के लोग विरोध जताते हुए सभा के बाहर आ गए थे और सभा के बाहर आकर उन्होंने एक नई सभा बनाई जिसे नेशनल असेंबली घोषित किया गया। अब इस नेशनल असेंबली को फिर राजा ने क्या किया था, बहुत विरोध होने के बाद राजा ने अंततः उसको एक मान्यता दे दी कि ठीक है, नेशनल असेंबली को मान्यता देते हुए उसने ये भी मान लिया था कि जो सत्ता होगी, अब जो हमारी सरकार होगी, वह संविधान के अंकुश में रहेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो चलिए देखते हैं। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, 1791 में संविधान का एक पूरा प्रारूप तैयार कर लिया, एक खांचा तैयार कर लिया, है ना। और इस नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो सम्राट है, जो राजा है, तो उसकी जो शक्ति है, जो उसकी पावर है, जो उसके पास पूरे पावर थे ना, तो उन पावर को सीमित करना, है ना। तो एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों का विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि राजा के पास पूरी एक शक्ति हुआ करती थी, लेकिन अब शक्ति का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया, शक्ति को बांट दिया गया। किस किस में बांट दिया गया, किस संस्थाओं में बांट दिया गया, तो विधायिका में बांट दिया गया, कार्यपालिका में बांट दिया गया और न्यायपालिका में से विभाजित कर दिया गया। इसे हम एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। तो इसे आप अपनी किताब से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम जो फ्रांस की जो नागरिक थे, जो जनसंख्या थी, उन्हें दो भागों में बांटा गया था। एक निष्क्रिय नागरिक और दूसरा था सक्रिय नागरिक। तो जो निष्क्रिय मतलब क्या होता है, जो उस क्रिया में भाग ना ले, वह नागरिक जो कार्य ना करे, है ना, मतलब वह कार्य जो उसके लिए मना हो, वो निष्क्रिय नागरिक हो गए। सक्रिय नागरिक क्या हो गए, जो उस क्रिया में भाग लेता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, सक्रिय नागरिक कहा जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि मताधिकार प्राप्त नहीं, जो निष्क्रिय नागरिक थे उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख लोग थे, 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो किसे मताधिकार प्राप्त नहीं था, मताधिकार मतलब होता है वोट देने का अधिकार, है ना। तो ऐसे नागरिक जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है उन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया। तो इनमें कौन कौन से नागरिक शामिल हैं, उसमें पुरुष, महिला, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति थे उन्हें मताधिकार का या वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब सक्रिय नागरिक क्या है, मताधिकार प्राप्त लोग, ऐसे लोग जिन्हें वोट डालने का अधिकार है। तो 2.8 करोड़ की जनसंख्या में, है ना, लगभग 40 लाख लोग जो थे वह सिर्फ वोट डाल सकते थे। तो ये सक्रिय लोग ही हैं जो प्रतिनिधियों को चयन करेंगे या चूज करेंगे, जिनका चुनाव करेंगे। तो 40 लाख लोगों के द्वारा, ये जो 40 लाख लोग हैं जो सक्रिय नागरिक हैं, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, 50,000 लोगों को चुना जाएगा। कितने लोगों को चुना जाएगा, 50,000 लोगों को चुना जाएगा। मतलब जब ये वोट करेंगे तो इनके द्वारा किया गया वोट कितना होगा, 50,000 लोगों को चुनाव करेगा। तो ये 50,000 लोग, ये जो 50,000 लोग चूज होंगे, इसे आपको सफाई से नहीं दिख रहा होगा, तो इसे आप किताब में देख सकते हैं।
तो ये 50,000 लोग जब वोट करेंगे तो वो नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों का चयन करेंगे या चुनाव करेंगे। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, निष्क्रिय नागरिक वोट नहीं डालेंगे, इनको वोटिंग से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन सक्रिय नागरिक जो हैं, जिसमें से 40 लाख लोग हैं, वो कितने लोगों को चुनेंगे? वो 50,000 लोगों को चुनेंगे, उनको वोट देंगे। और ये जो 50,000 लोग नेता बन गए, सदस्य बन गए, तो ये लोग क्या करेंगे? ये नेशनल असेंबली के नेता को चुनेंगे। तो ये कितने नेता होंगे आपके? 745 सदस्य। ठीक है, तो इन 50,000 लोगों ने 745 सदस्यों को चुना जो नेशनल असेंबली के सदस्य कहलाएंगे। अब ये नेशनल असेंबली जो हो गई, ये क्या कहलाई आपकी? विधायिका कहलाई। क्या कहला गई? विधायिका। अब ये जो नेशनल असेंबली है, जो विधायिका है, इनका नियंत्रण रहेगा सम्राट पर। किस पर नियंत्रण रहेगा? सम्राट पर। नियंत्रण मीन्स कंट्रोल, है ना। तो किस पे कंट्रोल करेंगे, किस पे नियंत्रण करेंगे? सम्राट पर, मतलब राजा पर करेंगे, और उनके मंत्री पर इनका नियंत्रण रहेगा। और ये जो राजा रहेगा, तो राजा क्या कर सकता है? नेशनल असेंबली का निषेध कर सकता है ना। अगर कोई चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही है, कोई नियम उसे पसंद नहीं आ रहा, कोई कानून उसे पसंद नहीं आ रहा है, तो राजा उसका क्या कर सकता है? विरोध कर सकता है, उसे निषेध कर सकता है, उसे मना कर सकता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो राजा के पास क्या शक्ति है? निषेध करने की शक्ति है। लेकिन राजा पे कंट्रोल कौन करेगा? नेशनल असेंबली। और मंत्री पे कंट्रोल कौन करेगा? नेशनल असेंबली। तो ये सम्राट और ये जो मंत्री हैं, वो मिलके क्या बने? आपके कार्यपालिका। ये विधायिका हो गई और ये आपके कार्यपालिका हो गई। अब तीसरा जो विभाजित किया गया है ना संविधान को, और तीसरा जो भाग है आपका, वो न्यायपालिका है। इसे भी वोट किसके द्वारा दिया जाएगा? ये 40 लोग इनको वोट देंगे, जिसमें से न्यायाधीश का चुनाव होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्रांस की जो संसदीय जो संवैधानिक राजतंत्र है, वो इस तरीके से इसका संविधान का प्रारूप बनाया गया। तो सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। किसे सौंप दिया? नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अभी आपने देखा था ना कि ये जो आपके 40 लाख लोग हैं, इनके द्वारा 50,000 लोग को चूज किया गया था, चयन किया गया था। तो ये 50,000 लोग ही इनको चुनते हैं, मतलब नेशनल असेंबली को चुनते हैं। डायरेक्ट जनता इनको नहीं चयन करती है, डायरेक्ट जनता के द्वारा इनका चयन नहीं किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। तो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग वोट दे सकते थे। और कौन दे सकता था? सिर्फ पुरुष। महिलाओं को तो पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक, तो ऐसे पुरुष जो 25 वर्ष से ऊपर हों, लेकिन साथ में क्या शर्त थी? शर्त यह थी कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। मतलब वो क्या चुकाते हों? टैक्स चुकाते हों। जो टैक्स देता था, और कितना टैक्स देता था? कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो टैक्स देता था, वही पुरुष क्या कर सकता था? वोट डाल सकता था, मत दे सकता था। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बाकी जो शेष पुरुष हैं, मतलब जो नहीं कमाते थे या उनकी वेतन कम थी, तो वो लोग वोट नहीं डाल सकते थे। और महिलाओं को तो वोट डालने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। मतलब यदि किसी व्यक्ति को वोट डालना है, वोट डालने का अधिकार चाहिए, तो उसे क्या होना चाहिए? वह करदाता होना चाहिए, मतलब वो कर चुकाने वाला होना चाहिए। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर जो संविधान बना फ्रांस का, तो वो किससे शुरू हुआ? वह शुरू हुआ पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से। इसे अभी हम पढ़ेंगे कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या है। तो जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। तो नैसर्गिक एवं आहरणीय मतलब होता है जिसका हरण न किया जा सके, जिसे छीना ना जा सके, जिसे छुड़ाया ना जा सके, तो आहरणीय कहलाता है, जिसका हरण ना हो सके। तो ऐसे अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे, है ना। ये जो अधिकार होते हैं ये कैसे प्राप्त थे, ये जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। तो राज्य का क्या कर्तव्य था, राज्य का कर्तव्य था कि वह नागरिक के जो भी प्राकृतिक अधिकार हैं, जो उसके नैसर्गिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को उन अधिकारों की वह रक्षा करे, कोई उनको छीन न सके, उन्हें छुड़ा ना सके, उसका हनन न कर सके। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो संविधान है, जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था, तो उसमें क्या क्या शर्तें लिखी हुई थी या क्या बातें उसमें अंकित की गई थी। तो सबसे पहला था, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार समान होते हैं। तो क्या माना गया था कि व्यक्ति स्वतंत्र है और उसके अधिकार भी समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को संरक्षित करना है। तो जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, तो उनका ना लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, तो व्यक्ति को जो नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक और आहरणीय अधिकार प्राप्त हैं, उनकी रक्षा करें। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तो इन स्वतंत्रता को, संपत्ति को, सुरक्षा को कोई भी ना छुड़ा सके, उनका हरण ना कर सके। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, इसकी जिम्मेदारी थी राज्य की, कि राज्य उसकी रक्षा करे। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। संप्रभुता मतलब होता है पावर, शक्ति। तो जो शक्ति थी उसका पूरा स्रोत किस में निहित था, वह राज्य में, मतलब पूरा पावर किसके पास था, राज्य के पास था। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। जनता की सत्ता का मतलब होता है जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे, जो राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। तो स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता का मतलब है कि आप स्वतंत्र तो हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसा काम करने लगो जिससे दूसरों को क्या हो, नुकसान हो। आप स्वतंत्र हैं और दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो आपकी वह स्वतंत्रता क्या की जाएगी, राज्य के द्वारा हनन कर ली जाएगी, छुड़ा ली जाएगी। तो समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। तो समाज के लिए अगर कोई हानिकारक कृत्य किया जाता है, कृत्य मतलब क्रिया, काम, है ना, यदि कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है, ऐसा कोई काम किया जा रहा है जो पूरे समाज के लिए हानिकारक है, तो उस पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास होता है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है। तो जो कानून होता है वो सामान्य इच्छा होती है, और कानून जो होता है वह सभी की नज़र में, कानून की नज़र में सभी नागरिक कैसे होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। कानून समस्त प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नजरअंदाज किया जा सकता है। अब जब कानून सम्मत प्रक्रिया होती है उसके बाहर की बात करें तो उस टाइम पर क्या है, व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जाएगा, ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, स्वतंत्र है। मतलब उसे बोलना, उसे लिखना और उसे छापना, अपने विचारों को, उसके जो विचार हैं वह अपने विचारों को बोल सकता है, अपने विचारों को लिख सकता है और अपने विचारों को छाप सकता है। इसकी उसको आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी। लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। लेकिन ऐसे शब्द बोलना, ऐसे शब्दों को लिखना या ऐसी चीज़ों को छापना जो कि कानून के विरुद्ध है, वह क्या होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता था। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सेना हो गई और जो प्रशासन के जो खर्चे हो गए, तो उसके लिए टैक्स लगाना,
ठीक है, टैक्स लगाना अपरिहार्य है, मतलब कि टैक्स लगाएं, पर ऐसे टैक्स ना लगाया जाए कि उस टैक्स के दबाव में जनता क्या हो जाए, पिस जाए, है ना। उसके टैक्स के दबाव में आकर जनता भूखे मरने लगे। और जो टैक्स लगाए जाएं वह सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। पहले क्या होता था, प्रथम स्टेट के लोग और द्वितीय स्टेट के लोग कर नहीं चुकाते थे, उनको विशेष अधिकार था। सिर्फ कर कौन चुकाता था, तीसरे स्टेट के लोग चुकाया करते थे। लेकिन अब संविधान में क्या सुधार हुआ कि सभी लोग टैक्स चुकाएंगे, पर कैसे चुकाएंगे, अपनी आय के अनुसार। मतलब जिसकी आय ज़्यादा होगी वो टैक्स उतना ज़्यादा चुकाएगा, जिसकी आय कम होगी तो वो टैक्स कम देगा। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा है, एक पावन और अनुलंघनीय है। मतलब संपत्ति सबके पास हो सकती है, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाना है कि किसको कितनी संपत्ति रखनी है और कितनी नहीं रखनी है। ठीक, तो इस अधिकार से लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फ्रांस का संविधान था उसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को किस तरीके से बनाया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।